हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए आज सुमन हिंदी प्लेटफॉर्म पे जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए जो है जीएस और करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट जुट जाइए। हाँ, और आप लोगों से एक बात और करनी है कि क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें करें और लाइक भी किया करिए। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सब लोग जो है जुट जाइए। अब हम करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास जो है मिलती रहेगी। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए समझिए ये रामबाण है। जीएस के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो अभी जो है समझिए कि यहीं से जो है आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को जो है पढ़िए। हाँ, लेकिन क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। जितना ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएंगे उतना जो है अच्छा रहेगा जो है। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक। इसमें भारत की रैंक पूछा है, तो भारत की रैंक क्या होगी। दिया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025, तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या सही जवाब हो जाएगा। तो भारत की रैंकिंग पूछा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड। सही जवाब सेकंड। ठीक, तो थोड़ा सा हम आईएसएसएफ के बारे में जान लेते हैं कि आईएसएसएफ है क्या। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल 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 शूटिंग 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 स्पोर्ट फेडरेशन फेडरेशन। इसी को हम आईएसएसएफ बोलते हैं। ठीक, तो इसमें भारत की ओवरऑल रैंकिंग क्या है, सेकंड। तो भारत जब सेकंड रैंक पे था तो फर्स्ट रैंक पे कौन होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे चाइना था, फर्स्ट रैंक पर चाइना 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 इसको जो है फर्स्ट रैंक मिली थी। इसको जो है फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक क्यों इसको मिली थी। इसने टोटल जो है इस वर्ल्ड कप में जो है 11 पदक जीता था। कितना पदक जीता था, टोटल 11 पदक इसने इसने टोटल 11 पदक जीता था जिसमें से 5 जो है स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 3 रजत पदक थे। जिसमें जीता था जिसमें जिसमें 5 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक कांस्य पदक और 3 जो है रजत पदक। ठीक दोस्तों, इसीलिए चाइना को जो है इसमें जो है फर्स्ट रैंक जो है मिली थी। भारत ने टोटल जो है 8 पदक जीता था। भारत टोटल जो है 8 पदक जीता था। तो भारत की सेकेंड आई थी, तो भारत ने टोटल जो है 8 पदक जीता था। टोटल टोटल 8 पदक भारत ने जीता था। भारत ने जीता था। भारत ने टोटल 8 पदक जीता था, जिसमें जो है 4 जो है स्वर्ण पदक थे और जो है 2 कांस्य पदक, 2 जो है रजत पदक। जिसमें 4 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक और 2 रजत पदक।
ठीक, इसीलिए भारत को जो है सेकंड रैंक मिली थी और चाइना को फर्स्ट रैंक मिली थी। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया है। ठीक, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन दिया है होली, पोंगल, दशहरा, दीपावली। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपावली। क्या सही जवाब? दीपावली। ठीक, आप लोग जानते हैं कि होली, दशहरा, दीपावली हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का अन्य राज्यों में भी ये मनाया जाता है। तो इसलिए दीपावली को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। लेकिन पोंगल जो है मतलब कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु का त्योहार है। यह फसल कटाई के समय जो है मनाई जाती है। यह फसल कटाई के समय, फसल कटाई के समय मनाई जाती है। ठीक, अब दीपावली के बारे में भी आप लोग जान गए और पोंगल कहाँ का जो है त्योहार है इसके बारे में भी जान गए और यह किस समय मनाया जाता है इसके बारे में भी जान गए। तो यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए थे? तो ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो ऑप्शन में दिया है 36, 30, 28, 40। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया था। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट दिया गया था कितने लोगों को? 36 लोगों को। ठीक दोस्तों, आ गया सही जवाब। इसका क्या हो जाएगा? 36। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है बैंकिंग रिफॉर्म, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, जीएसटी पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट। तो किसके द्वारा जो है मतलब किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट। देखो दोस्तों, भारत सरकार में जो है एक कॉपीराइट जो है कार्यालय है। कॉपीराइट कार्यालय के द्वारा जो है यह जो है एआई के थ्रू जो है रचनाकारों और व्यवसायों को जो लाभ पहुंचाया जाता है इसी के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। तो कॉपीराइट जो है यह जो है मतलब एक जो है कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको जो है मतलब रखा गया है। तो यह जो है रचनाकारों और व्यवसायों को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च की थी? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, तो ऑप्शन दिया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। तो क्या सही इसका जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। क्या सही जवाब? पंजाब। पंजाब ही क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पंजाब जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का बॉर्डर जो है साझा करता है और जो है हम पंजाब जो है मुख्य रूप से
भारत में है और कुछ भाग इसका जो है पाकिस्तान में भी है। तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश में बहुत अवैध कार्यों में जो है संलिप्त रहता है, क्योंकि वहां से मादक पदार्थों को भेजने में यह जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे उस पड़ोसी देश का जो है हमारे देश के पड़ोसी, हमारे देश के राज्य पंजाब की सीमा जो है साझा करता है। तो वहाँ के लोगों की सेहत के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा था। वहाँ के लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे थे, नशे की आदत से जो है ग्रसित हो रहे थे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने जो है अपने राज्य में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवीन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दिया है भारतवीन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। सही जवाब जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय का काम यह है कि यह जो है अपने देश में जल को बचाने, जल को जो है सही उपयोग, जल का दुरुपयोग करने के लिए जो है बार बार लोगों से आग्रह करता है कि जल का हमेशा जो है सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आने वाले समय में हमें जल की कठिनाइयों को झेलना पड़ सकता है। आज हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो जल की कठिनाई से जूझ रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और कुछ राज्य हैं जहां जल की किल्लतें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें जो है अभी से मतलब अपने आप को जो है मतलब जागृत कर लेना चाहिए कि हमें जल को हमेशा बचाना चाहिए। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन इसका दिया है सीनियर एडवोकेट, दिव्यांग व्यक्ति, एससी एसटी कैटेगरी, महिलाएं। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी हैं, दिव्यांग जन भी कुछ एडवोकेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग भी हैं, लेकिन अपने देश के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है बार काउंसिल में 30% आरक्षण महिलाओं को दिया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? महिलाएं। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हर साल यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ऑप्शन दिया है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 11 दिसंबर। सही जवाब 11 दिसंबर। अब थोड़ा हम लोग यूनिसेफ डे के बारे में जान लेते हैं कि यूनिसेफ डे होता क्या है। तो यूनिसेफ डे किस पर्पज से, इसका उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ डे का उद्देश्य इसका उद्देश्य है क्योंकि यह जो है बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार और इनके जो है संरक्षण पर जो है यह संस्था काम करती है। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार और संरक्षण पे यह संस्था काम करती है। इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी। तो यह क्या इसका उद्देश्य है? यह बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर यह संस्था काम करती है। यह संस्था काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है हुई थी 1946 में। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। चराई चुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव है, चराई चुंग जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम। सही जवाब असम। तो असम का उत्सव क्या है? चराई चुंग। चराई चुंग। चराई चुंग कहाँ का उत्सव है? असम का। यह क्या है? उत्सव है। उत्सव यह जो है असम में मनाया जाता है। और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा का जो है भी अब इनका उत्सव है। तो नागालैंड का उत्सव हो जाएगा वांगला। वांगला। वांगला उत्सव। वांगला उत्सव यह मुख्य रूप से गोरो जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। किसके द्वारा? गोरो जनजाति। गोरो जनजाति। गोरो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। मनाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो नागालैंड का क्या है उत्सव? वांगला। और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है उत्सव क्या हो जाएगा? लोसर। क्या है? लोसर। यह जो है मुख्य रूप से जो है मोपा जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। किसके द्वारा? मोपा। मोपा जनजाति। जनजाति द्वारा मनाई जाती है। मोपा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश का उत्सव क्या हो जाएगा? लोसर। नागालैंड का वांगला और असम का चराई चुंग। अब बचा त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्य उत्सव क्या होता है? तो त्रिपुरा का मुख्य उत्सव जो है खर्चा। खर्चा। गौरिया पूजा। गौरिया पूजा। गौरिया पूजा। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। ठीक है, तो ये त्रिपुरा का हो गया खर्चा, गौरिया पूजा और दुर्गा पूजा। यह क्या उत्सव जो है मतलब त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो ऑप्शन दिया है बेरीना स्टेवर्ट, सेब्रीना लोनेस्क्यू, एजे विल्सन, कैंडेंस पार्क। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? एजे विल्सन। एजे विल्सन। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो आपको डेली जो है 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का था, और करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों तक 10 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के चल पा रहे हैं। और अब इसके बाद जीएस का पोर्शन जो है यूपीएसआई यूपी स्पेशल के लिए हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब जो है अब हम जीएस के पोर्शन पर आ गए हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह 1855 और 1856 ईस्वी में हुआ था। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो थोड़ा पहले हम लोग संथाल को ही हूल कहते हैं। संथाल को क्या बोलते हैं? हूल। हूल। या तो संथाल विद्रोह कहो या हुल विद्रोह कहो, बात एक ही है। तो इसे हम हुल विद्रोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुल विद्रोह भी बोलते हैं। तो इसके जो है मुख्य नेता के रूप में कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, नाना साहेब, सिद्धमुर्ग। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब, सिद्धमुर्ग। क्या सही जवाब? सिद्धमुर्ग। अब थोड़ा संथाल विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। तो संथाल विद्रोह दोस्तों 4 भाइयों ने मिलकर स्टार्ट किया था। 4 भाइयों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था, जिनका नाम जो है कानू था, भैरव था, और कानू, भैरव और चांद और सिद्ध मुर्मू जी थे, जिसमें से मुख्य भूमिका सिद्ध मुर्ग जी ने मतलब निभाया था। इसलिए इन्हें संथाल विद्रोह 1855-1856 के मुख्य नेता के रूप में जाना जाता है। अब देखो थोड़ा सा और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। कुंवर सिंह भी यह प्रथम स्वतंत्रता जो है सेनानी थे। क्या यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी
सेनानी के रूप में उभरे थे। कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है मुख्य रूप से इनकी जन्म जो स्थान झारखंड में, कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के थे। यह भी जो है 1857 की क्रांति में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बिरसा मुंडा जी जो है यह मुंडा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से, किससे ताल्लुक रखते थे? मुंडा समुदाय से। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान इनका झारखंड। जन्म स्थान जो है इनका झारखंड में था। ठीक, झारखंड में था। और इन्होंने ही जो है ब्रिटिश का जो उपनिवेश था, ब्रिटिश का जो शासन, क्रूर शासन था, उसके विद्रोह में जो है इन्होंने 1857 में जो है उल गुलान क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्होंने ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उल गुलान क्रांति का नेतृत्व किया था। अब बिरसा मुंडा से पूछेगा कि इन्होंने किस क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उल गुलान क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक दोस्तों, तो उल गुलान क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्होंने जो है आदिवासी भूमि अधिकारों और उनकी पारंपरिक जो त्योहार थे, जो उनकी पारंपरिक उत्सव मनाई जाती थी, इसकी वकालत किया था। ठीक, ते बिरसा मुंडा जी थे। नाना साहब ने भी 1857 की क्रांति में जो है कानपुर में मुख्य भूमिका निभाई थी। और सिद्ध मुर्मू जी, ये तो 1856-57 के प्रमुख नेता थे। इनके बारे में तो आपको अभी हमने बताया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिद्ध मुर्मू जी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नीनो दा कुंडा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन के तट से डैश डैश, मतलब उस खाने को भरना है, कहाँ जो है मतलब स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन दिया है बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गोवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा में इन्होंने जो है अपने पुर्तगाली मुख्यालय को स्थानांतरित किया था। कोचीन से गोवा के तट की तरफ जो है इन्होंने मतलब स्थापित किया था। तो अब थोड़ा नीनो दी कुन्हा के बारे में जान लेते हैं कि नीनो दी कुन्हा थे कौन। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। नीनो दी कुन्हा जो है पुर्तगाली सरकार के भारत में गवर्नर थे। इनका कार्यकाल जो है 1529 से 1538 ईस्वी तक था। 1529 से 1538 ईस्वी तक था। इन्होंने 1530 में जो है पुर्तगाली कारखाना को जो है क्या बोलते हैं, कोचीन से गोवा के तट पर स्थानांतरित कर दिया था। क्यों कर दिया था? कुछ रणनीतिक और सैन्य कारणों के कारण इन्होंने कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था मुख्यालय को। ठीक, नीनो दी कुन्हा, कान्हा नहीं कुन्हा, ये पुर्तगाली सरकार के भारत में गवर्नर थे 1529 से 1538 तक। 1529 से 1538 तक इन्होंने ही
इन्होंने ही कुछ रणनीतिक और सैन्य कारणों से 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा के तट पर पुर्तगाली मुख्यालय को स्थानांतरित किया था। ठीक दोस्तों, जान गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? बोला है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? तो दिया है कुचिपुड़ी, छाऊ, कथक, कालबेलिया। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कालबेलिया। सही जवाब कालबेलिया। ठीक, तो और ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि यह कहाँ के लोक नृत्य हैं। तो कुचिपुड़ी मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और छाऊ जो है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल। और कथक जो है मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश। इसे शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। इसे शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। यह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ठीक दोस्तों, अब बच गया आखिरी कालबेलिया। तो कालबेलिया जो है कहाँ का जो है उत्सव है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का उत्सव है। तो कालबेलिया एक जनजाति समूह थी। कालबेलिया जो है एक जनजाति समूह है जो सांप के वेशभूषा और चाल के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। जैसे जो सांप का वेशभूषा और चाल होता है, उस रूप में ये लोग नृत्य करके अपने इस लोक नृत्य को मनाते हैं। तो जो है सांप के वेशभूषा चाल वाला नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो है पहला पुर्तगाली कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला पुर्तगाली कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दिया है बॉम्बे, गोवा, कैलीकट, कोची। तो सही जवाब इसका कहाँ हो जाएगा? कैलीकट। सही जवाब कैलीकट। तो पहला पुर्तगाली कारखाना कैलीकट में जो है स्थापित किया गया था। तो आप जानते हैं कि पहला पुर्तगाली व्यापार के संबंध में जो है कोझिकोड केरल के तट पे वास्को डी गामा नामक व्यापारी जो है उतरा था समुद्री मार्ग से। उस समय जो है कैलीकट का शासक जमोरिन था। जमोरिन को जो है पुर्तगालियों के साथ व्यापार संबंध के लिए जाना जाता था। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला पुर्तगाली कारखाना तो ये कहाँ था? कैलीकट। वास्को डी गामा ने पुर्तगाली व्यापारी
पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा कोझिकोड वर्तमान में कहाँ है? केरल के तट पर समुद्री मार्ग से भारत आया। ठीक, तो 1500 ईस्वी में जो है इस पुर्तगाली कारखाना को कैलीकट में स्थापित किया गया था। तो उस समय कैलीकट का शासक जमोरिन था, जिसे पुर्तगालियों के साथ व्यापार संबंधों के लिए जाना जाता था। तो कैलीकट में 1500 ईस्वी में कारखाना, 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कारखाना को कैलीकट में स्थापित कर दिया गया था। तो ईस्वी पूछेगा तो 1500 ईस्वी। अब पहला पुर्तगाली जो है आने वाला कौन था व्यापारी संबंध में? वास्को डी गामा। उस समय कैलीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार 1919 अधिनियम, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत सरकार 1919 अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। तो ऑप्शन दिया है, भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई थी, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसने भारत में पहली बार लोक सेवा की शुरुआत की थी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि 1919 भारत सरकार अधिनियम क्या था। देखो दोस्तों, एक मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड को आधार मानकर जो है मतलब भारत सरकार ने अधिनियम 1919 के प्रावधानों को लागू किया था। तो उस समय जो है भारत में जो गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू को नियुक्त किया गया था, और भारत के विशेष सचिव के रूप में जो है एडविन मॉन्टेस्क्यू को जो है मतलब नियुक्त किया गया था। तो इन्होंने ही, इनका कार्यकाल जो है 1916 से 1921 ईस्वी तक था। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का जो कार्यकाल था जो है 1916 से 1921 तक था। ठीक, तो 1918 ईस्वी में इन्होंने यह रिपोर्ट आई और 1919 भारत सरकार अधिनियम को आधार बनाकर भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत की गई थी। भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत किया गया था, क्योंकि उस समय भारत को जो है सत्ता जो है सौंपना था, भारत स्वतंत्र होने वाला था, इसलिए भारत में इस विधानमंडल की शुरुआत करनी थी। तो इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनाया गया था। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। वहां का जो है गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जो है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, और सचिव जो है
एडविन मेंटेस्क्यू थे। इन्होंने ही 1918 में रिपोर्ट दिया और 1919 को आधार मानकर भारत में द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेंटेस्क्यू का जो है कार्यकाल क्या था? इनका जो है कार्यकाल गवर्नर का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। कब था इनका लॉर्ड मेंटेस्क्यू का कार्यकाल? 1916 से 1921 ईस्वी तक था। तो इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार मानकर जो है भारत में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। द्विसदनी विधानमंडल में एक जो है राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते थे और एक जो है केंद्र का जो प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे आज के समय में लोकसभा है और राज्यसभा है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? बोला है विश्व धरोहर स्थल जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन दिया है अजंता की गुफाएं और हम्पी में स्मारकों का समूह, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बोला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सही जवाब इसका महाबलीपुरम। तमिलनाडु महाबलीपुरम। सॉरी दोस्तों, इस समय यहाँ पल्लव वंश का शासन हुआ करता था। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। इन्होंने जो है 575 ईस्वी से 600 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना किया था, 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है। ठीक, तो थोड़ा सा हम और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला अब क्या है? संभाजी के नाम से जाना जाता है। संभाजी के नाम से जाना जाता है। अब औरंगाबाद जिला संभाजी के नाम से जाना जाता है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह 30 पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। यह गुफा जो है 30 पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। यह जो है विशेष कलाकृतियों और बौद्ध कलाकृतियों का जो है मतलब धरोहर है। ठीक, तो यह 30 पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन है हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी में स्मारकों का समूह, हम्पी कहाँ पड़ता है? तो हम्पी मुख्य रूप से कर्नाटक में पड़ता है। उस समय जो है क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य का जो है शासन हुआ करता था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी हुआ करती थी। तो हम्पी कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य हम्पी। तो हम्पी जो है मतलब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य को 2 भाइयों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना किया था, जिसका नाम हरिहर था और बुक्का प्रथम था। हरिहर का जो
1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसमें हरिहर का कार्यकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक था और बुक्का प्रथम का कार्यकाल 1356 से 1377 ईस्वी तक था। ये दोनों बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है शासक हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के। इन्होंने ही अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की भी शुरुआत किया था। किसका शुरुआत किया था? अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की भी इन्होंने स्थापना किया था या शुरुआत किया था। ठीक, तो हरिहर प्रथम यहां लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा जगह की कमी है। अच्छा लिख देते हैं हरिहर। हरिहर हरिहर का कार्यकाल था 1336 से 1356 ईस्वी तक। और बुक्का प्रथम बुक्का प्रथम जो है 1356 से 1377 तक। हरिहर और बुक्का दोनों सगे भाई थे। हरिहर और बुक्का दोनों सगे भाई थे। दोनों ने ही मिलकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक, अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग जानते हैं, तो फेमस है, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? या उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है मतलब डी है, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम जो है यहाँ इस समय जो है पल्लव वंश का शासन हुआ करता था। महाबलीपुरम तो पल्लव वंश, पल्लव वंश। इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो है सिंह विष्णु। संस्थापक कौन थे पल्लव वंश के? सिंह विष्णु। इसकी स्थापना इन्होंने किया था 575 ईस्वी से 600 ईस्वी में। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी में पल्लव वंश का जो है मतलब नींव डाली गई थी, नींव रखी गई थी। तो किसने रखा था? सिंह विष्णु ने रखा था। ये पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में। राजधानी, जगह की कमी है दोस्तों, राजधानी कांचीपुरम। राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में हुआ करती थी। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? महात्मा गांधी के भी गुरु थे। कौन से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है? तो जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता पाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इनके भी गुरु हुआ करते थे। तो कौन थे? ऑप्शन में दिया है बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले। अब थोड़ा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और एक उदारवादी नेता थे। इनके ही विचारों, यह जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक मतलब गुरु थे। इन्हीं के विचारों को जो है मानकर महात्मा गांधी अपने जीवन काल में आगे बढ़े और अपने देश को जो है स्वतंत्र कराया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। एक उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते थे। जो महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी ने इन्हीं से राजनीतिक
राजनीतिक और सामाजिक 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 गुणों को ग्रहण किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे पूछेगा क्वेश्चन में, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे और महात्मा गांधी इन्हीं के सामाजिक विचारों को जो ये समाज के प्रति कार्य करते थे, इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने भी अपने देश में लोगों को जो है जागृत किया था स्वतंत्रता पाने के लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अब पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते हैं कि पहले तो वास्को डी गामा व्यापार के संबंध में आया था, लेकिन वास्को डी गामा को हम पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते हैं। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का कोई दूसरा था। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेज, वास्को डी गामा, नूनी दी कुन्हा। तो ठीक, नूनी दी कुन्हा के बारे में हम जान चुके हैं, वास्को डी गामा के बारे में जान चुके हैं। अब ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। क्या सही जवाब? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली सत्ता का नींव रखा था। यहीं से पुर्तगाली सत्ता का जो है शासन जो है शुरुआत हुआ था। कहाँ से? गोवा से 1510 ईस्वी में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पे अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था और पुर्तगाली सत्ता का जो है नींव रखा था गोवा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपत सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दर्शाया गया है? क्वेश्चन पूछा है किसे नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है बाघ, शेर, हाथी, गैंडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं दर्शाया गया है, तो सही जवाब शेर हो जाएगा। और इस पे दर्शाया किसे गया है? बाघ, हाथी, गैंडा को दर्शाया गया है। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू जब हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब थोड़ा सा हम जो है वारेन हेस्टिंग के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था बंगाल में गवर्नर का जो है, तो यह जो है था 1773 से 1785 तक। 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का था? बंगाल गवर्नर। ठीक। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1800 दोस्तों 48 है कि 45 है? 1845 से 1856 तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था।
ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक जो है लॉर्ड कैनिंग था। तो जो वारेन हेस्टिंग के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वारेन हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के समय जो है क्या बोलते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था और मैसूर आंग्ल जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक, वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है फूट डालो की नीति रखा था। इसका जो है मेन उद्देश्य था साम्राज्य विस्तारवादी नीति था। इसने लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में सड़क, परिवहन, रेल, नहर आदि का विस्तार किया था। इसका जो है मेन मकसद था विस्तारवादी, विस्तार करना। फूट डालो राज करो भी इसका जो है मेन मकसद था। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका जो है जब ब्रिटिश को जो सत्ता हस्तांतरित हुआ था तो 1858 ईस्वी में इसे भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। 1858 में पहला भारत का वायसराय, पहला वायसराय जो है नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था दोस्तों? पहला वायसराय जो है नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को जो है पहला वायसराय जो है नियुक्त किया गया था। ठीक दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 हो जाएगा। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, और लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 में, और 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, जब सत्ता जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को जो है सौंपा गया था। अब थोड़ा अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं कि क्या अस्थाई बंदोबस्त है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जैसे आज की सरकार हमारे किसानों से जो है कर के रूप में जो है कृषि कर के रूप में जो है वसूलती है, तो उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जो है राजस्व को इकट्ठा करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किया था। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अच्छा ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी, पाटलिपुत्र और मुद्देर किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित है? बोला है वाराणसी, पाटलिपुत्र और मुद्देर किस नगर वर्गीकरण से संबंधित? तो ऑप्शन दिया है प्राचीन शहर, मध्यकालीन शहर, आधुनिक शहर, नए युग के शहर। तो आप जानते हैं वाराणसी जो है भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यदि भगवान शिव से जब इसका ताल्लुक तात्पर्य जाता है तो ये किसमें काउंट होगा वर्गीकरण? प्राचीन शहर में। पाटलिपुत्र जो है यह जो है इस समय जो है आपका पटना में जो है मतलब पटना जो बिहार की राजधानी है वहाँ स्थित है, और मुद्देर आपका दक्षिण भारत में। तो वाराणसी जो है काशी, पाटलिपुत्र जो है पटना, और मुद्देर जो है दक्षिण भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राचीन शहर, क्योंकि ये सब जो है क्या है? प्राचीन शहर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैष्णववाद के प्रमुख समर्थक में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन दिया है केरल, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कहां से जो है इनका ताल्लुक था? केरल, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जो है असम से। तो थोड़ा सा हम शंकरदेव के बारे में जान लेते हैं। शंकरदेव एक महान संत और समाज सेवी थे। शंकरदेव जो है एक महान संत और समाज सेवी थे। तो इन्होंने ही एक शरण धर्म का जो है स्थापना जो है रखी थी, एक शरण धर्म की स्थापना रखी थी।
तो शंकरदेव, शंकरदेव एक महान संत, एक महान संत और समाज सेवी थे, समाज सेवी थे, समाज सेवी थे। इन्होंने ही एक शरण धर्म की स्थापना किया था। तो शंकरदेव किस राज्य से ताल्लुक रखते थे? असम थे, और इन्होंने एक शरण धर्म की स्थापना किया था। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि इन्होंने किस धर्म की स्थापना किया था? तो एक शरण धर्म का, और ये एक महान संत और समाज सेवी थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे लेकर ही रहूंगा का नारा बुलंद किया था। ऑप्शन दिया है बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। एक लगभग करंट का क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों जो है। अब 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाने की योजना थी? योजना है। तो ऑप्शन दिया है लोथल, गंगई, कोंडा चोलापुरम, कोरकाड और कांडला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? लोथल। सही जवाब लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का जीता जागता, ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। जीता जागता उदाहरण है। और लोथल पर ही जो है प्राचीन समुद्री बंदर संग्रहालय को स्थापित किया गया था। लोथल पर ही समुद्री संग्रहालय को स्थापित किया गया था, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि यह समुद्र के बारे में काफी हम लोगों को ठीक आइए मैम। ठीक दोस्तों, आज हम अपना क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अब आगे चलकर जो है हम इसको जो है कंटिन्यूअस रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, धन्यवाद।